बेसिकली ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अभी एक सीएम जो है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने ये कहा है कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उन्होंने लिखा और उसमें कहा कि जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने उनके हाई कोर्ट्स को, मतलब उनके स्टेट के हाई कोर्ट्स को, आंध्र प्रदेश स्टेट हाई कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया है और इसलिए वो लेटर लिखे हैं और लेटर लिख करके उन्होंने सीजीआई साहब को भेज दिया। एक बात यहां तक है। दूसरी बात अब शुरू होती है कि जब लेटर आ गया यहाँ पे, तो उस लेटर को जो वहाँ सीएम साहब के जो एडवाइजर थे, उन्होंने उस लेटर को पब्लिक कर दिया और पब्लिक करने के बाद जो है ये एक पब्लिक डिस्कोर्स का एक मुद्दा बन गया और इस पे लोग चर्चा करने लगे कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारी चीजें इसमें होने लगी। दो चीज तो यहाँ पे आ गया। तीसरा चीज अब ये है कि जो सीएम साहब हैं उनके अगेंस्ट कई सारे मामला दर्ज हैं जो कि क्रिमिनल इन नेचर हैं। और चौथा ये बात है कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो एमपी और एमएलए हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस में लिप्त हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस करा है, जिन पे क्रिमिनल ऑफेंसेस पेंडिंग है, उन तमाम केसेस को एक स्पेशल कोर्ट बना करके हमें ट्राई करने की जरूरत है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग क्रिमिनल माइंडेड पर्सन पॉलिटिक्स में होंगे तो हमारा जो पॉलिटिक्स है वो कभी साफ सुथरा नहीं हो पाएगा। तो कम से कम हम स्टार्ट करते हैं और जितने भी लोग हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल मैटर्स पेंडिंग हैं उनको हम जल्दी से जल्दी इसको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर चीजें आगे बढ़ेगी। अब ये 4-5 चीज इसमें मिक्स है। अब एक अलग तरीके का मूव होता है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने कई लेक्चर में आपको बताया है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ बेसिक फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट ही लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको किसी भी सूरत पे कोई भी बदल नहीं सकता, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे कोई और हो। जब तक ये एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 है तब तक ये बेसिक स्ट्रक्चर है और बेसिक स्ट्रक्चर जब तक है तब तक अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस 1973 इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम चेंज कैसे करते हैं। यदि कोई एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ये चाहे कि वो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, उसको चेंज करने का प्रयास करे तो कैसे कर सकता है। अलग अलग ऑप्शंस हैं। या तो वो अपने पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में रिजोल्यूशन ला करके कुछ से कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आप डिस्कस कर सकते हैं जजेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में या हाई कोर्ट के बारे में, और किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर सकते हैं कोर्ट को। एक बात तो ये हो गया। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे आर्टिकल हैं जहां पे आपको ये मिल जाएगा कि जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो कंडक्ट ऑफ जजेस के बारे में डिस्कशन ही नहीं कर सकता है अपने हाउस में। अब डिस्कशन नहीं किया जा सकता मतलब एक जज करप्ट है, ईमानदार है, कैसा है, क्या है, उस पर डिस्कशन ही नहीं हो सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। आप में से जो लोग जानते हैं कि कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है, आप जरूर इसमें बताएं या फिर आप इसको वो कर दीजिएगा, सर्च कीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक उसी प्रकार से सर आर्टिकल नंबर 121 सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक उसी मतलब जो प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हाई कोर्ट के लिए भी इस तरीके की चीजें स्टेट लेजिस्लेचर में है। अब देखिए, जो प्रैक्टिकल समस्या चीफ मिनिस्टर साहब के पास था कि एक जज के कंडक्ट को ये अपने लेजिस्लेचर में, अपने हाउस में, अपने स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते थे, और यदि करते तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन होता। ये सारे लोग इतना तो समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप लोग अब लीगल टर्म्स को समझना स्टार्ट कर दिए हैं, बेसिक नॉलेज है आपके पास, तो चीजें समझ में आ जाएगी। हो सकता है एक आम व्यक्ति जो लेमैन है, उनको लॉ की जानकारी नहीं है, उनको सिर्फ ये लगे कि पॉलिटिक्स वर्सेस कोर्ट वाली चीज हो, लेकिन आप इस प्रोविजन को समझिए और लॉ के इन अकॉर्डेंस में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो ये बात तो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल था, सीएम साहब कर नहीं सकते थे। अब दूसरा तरीका जिसमें हम इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करते हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां जो है या जो गवर्नमेंट में है, वो कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने का कैसे प्रयास करेगी? इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को बिना टच किए वो इनडायरेक्टली करते हैं, जैसे अभी इस पार्टिकुलर केस में हुआ।
इस पार्टिकुलर केस में डिस्कशन नहीं हुआ उनके लेजिस्लेचर में, लेकिन क्या हुआ, एक लेटर लिखा गया, लेटर लिखा गया सीजेआई को, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई इशू नहीं है, हो सकता है बात सही हो, लेटर लिखना कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आगे देखिए क्या हुआ कि इसको क्या कर दिया गया पब्लिक, और पब्लिक जानबूझ करके किया गया। और कौन किया, ये स्वयं सीएम नहीं किया। आपको मैंने हाथरस का एग्जांपल दिया था, हाथरस के केस में जो भी चीजें हुई, इसमें बिल्कुल ये बात स्पष्ट है कि वो पॉलिटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हुआ होगा, लेकिन डीएम ने क्या कहा, नहीं कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं था, और अल्टीमेटली बेचारे को जो भी है सेंटिंग और एसपी को हटना पड़ा, व्हाटएवर जो भी चीजें हैं उन पे हुई। अब यहाँ पे एक और जो टेक्निकल चीज है कि उनके एडवाइजर जो हैं आईएएस ऑफिसर, वो इसको पब्लिक किए हैं। सीएम यदि पब्लिक करते तो हो सकता है अभी तक मामला समाप्त कर दिया होता कोर्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी एक ऑफिसर इन्होंने ऐसा किया। मतलब ये हुआ सीएम अभी भी प्रोटेक्टेड है। इन केस यदि मैटर कोर्ट में जाता है और ये बात आता है कि पब्लिक क्यों किया, तो पनिश सीएम नहीं होंगे, पनिश कौन होगा, उनके आईएएस ऑफिसर होंगे जो कुर्बान हो जाएंगे इस केस में, यदि कोर्ट ऐसा मानती है। तो आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये मैटर सही हो सकता है, हम पहले से रूल आउट नहीं कर सकते। हमने अभी केसेस देखा माननीय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया है, कोर्ट स्वयं उसको वायलेट किया है एक तरीके से, और मैटर को चीजें खत्म हो गई। और क्यों खत्म हुई, क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि जब जो सीजेआई जो गोगोई साहब थे वो जब हट गए, तो उस महिला को फिर से रीइंस्टेट कर लिया गया। मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा उस समय। हमने ये भी देखा कि वो स्वयं खुद वहां पे बैठ गए उस फोरम पे, और उन्होंने बोला कि चलो हम प्रोसीडिंग को देखेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, जिसमें कहते हैं नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन कॉज, इसका तो वायलेशन हालांकि हो गया। हालांकि टेक्निकली नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया, तो टेक्निकली उनको नहीं कह सकते हैं, बट ओवरऑल यदि हम देखें तो चीजें कहीं ना कहीं स्टार्ट तो हो गई थी। ये चीजें टेक्निकली नहीं हुआ है, ये बात भी सही है। तो ऐसा सोचना कि जुडिशरी हमेशा सही है और करप्ट हो ही नहीं सकती, ये भी चीज सही नहीं है। हम एक लॉ स्टूडेंट हैं, और एक लॉ स्टूडेंट आजीवन लॉ स्टूडेंट ही होता है, क्योंकि लॉ हर दिन चेंज होता है और हमें सीखना पड़ता है। तो हमारा जो बायसनेस है वो हम अलग जब तक नहीं रखेंगे, तब तक लॉ को सही से समझ नहीं सकते। तो हम ऐसे बिल्कुल स्टार्ट नहीं करेंगे कि जुडिशरी हमेशा सही होती है और बाकी ये सारे लोग जो है गलत होंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ऐसा। तो हम दोनों एक बैलेंस वे में यहां पे किया है। अब एक और बात जो छूट रहा है कि यदि ये मैटर गलत हुआ, तो समझिए कि जुडिशरी के रेपुटेशन पे कितना बड़ा इन्होंने धब्बा लगाया। और इस सिचुएशन में कोई भी जज इतना ज्यादा एजिटेटेड हो जाएगा कि इनकी कुर्सी खत्म कर देगा, ये कुर्सी को खा जाएंगे इनके, यदि ये मैटर गलत हुआ तो। ठीक है, क्योंकि इनके पास अथाह पावर है। लेकिन अब कोर्ट के पास यह है कि किस तरीके से हमें इसको डील करना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास जो है जुडिशरी पे बना रहे। अब यदि हम डायरेक्ट इसको केस को बिना सुने सीएम को हम बर्खास्त कर देते हैं, या सीएम को हम कंटेम्प्ट इशू कर देते हैं, सीएम को अपने कोर्ट में बुला लेते हैं, एक रास्ता यह है जो कि ज्यादा एग्रेसिव इन नेचर है। दूसरा रास्ता यह है कि हम केस को सुनेंगे, और केस को फिर जब सुनेंगे तो क्वेश्चन आएगा कि कौन करेगा। मैं आपको कई बार बताया हूं कि जज पे जो भी एलिगेशंस लगते हैं, इनमें कोई एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता इंक्वायरी, ये जजेस की कमेटी बनती है और वही इंक्वायरी करते हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट अलग से एक्ट ही बना हुआ है, बहुत सारे इम्यूनिटीज और प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। तो ये बात है, इंक्वायरी हो सकता है, फुल कोर्ट का कर सकता है, या जैसा भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें वो कर सकते हैं, और इंक्वायरी के बाद जो चीजें आएगी उस पर वो डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी चीज ये हो सकती है कि हम इंक्वायरी करें ही नहीं और उसको वैसे ही छोड़ दें, पेंडिंग रहने दें, मेरी डिस्क्रिप्शन है जी, नहीं करेंगे। चौथा ये हो सकता है कि अभी इंक्वायरी नहीं करें, जब जस्टिस रमन्ना रिटायर हो जाएं तब इंक्वायरी करें। अलग अलग ऑप्शंस इनके पास मौजूद है। अब इनको क्या चूज करना है, इन्हें कोई भी नहीं बता सकता, ये खुद से जो मर्जी आएगी इनकी वही करेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है और किस तरीके से चीजें लीगल वे में चलती है, उसी को आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। ये आर्टिकल लिखा गया है, एक होलिस्टिक आर्टिकल है, मुझे ऐसा लगा, और ये भी जस्टिस
के द्वारा लिखा गया है, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें किस तरीके की चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व है। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? स्क्रीन दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। हाँ सर दिख रहा है। Yes. अब दिख रहा है ना? ठीक है। अब Yes, sir, दिख रहा है। ये जो है रेखा शर्मा जज रहे हैं, अब रिटायर हो गई हैं। एलिगेशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट जज टॉपिक, और ट्रूथ मस्ट कम आउट। आप जाकर के इसको इस लेक्चर के बाद चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो एक एक चीज यहाँ पे बता दूंगा। अब वही चीज मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूं, क्या कहती हैं? द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी इन हिज लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI on October 6 has made serious allegations of interference in the course of administration of justice by Justice N.V. Ramanna, the senior most judge after the CJI and the next in the line for the post. Justice Ramanna, according to Reddy, is close to the former CM of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu, and has been influencing the sitting of the High Court Judge of Andhra Pradesh, including the allocation of cases important to the Telugu Desam Party to a few chosen judges. अब देखिए ये जो एलिगेशन लग रहा है, देखिए ये बहुत ही वेग एलिगेशन है, बहुत ही वेग एलिगेशन है, और सिर्फ ये एलिगेशन में इनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सीएम साहब का। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रजिस्ट्री है जो केसेस को अलॉट करती है, वो पार्टिकुलर जज को ही मेरे अगेंस्ट वाला जो केस है वो देती है। अब ये कोई मतलब कोई बेस है ही नहीं, ये बेसलेस चीज है। ये बिल्कुल सोलली जुडिशरी पे डिपेंड करता है कि किसको केसेस कैसे मिलेंगे। कोई ये एग्जीक्यूटिव नहीं डिसाइड कर सकता, ये सीएम साहब नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा केस कौन सा जज सुनेगा। और यदि ऐसे डिसाइड करने लगे तब तो फिर हो गया जुडिशरी, वो डिसाइड करने लगे तो अपने फेवरेट जज को हमेशा वो केस दे देगा। तो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ जब हम डिसाइड करने की बात करते हैं, जो मास्टर ऑफ रोस्टर की बात करते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही होते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। वो डिसाइड करते हैं, रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट की वो डिसाइड करती है कि कौन सा केस किस बेंच को देना है, कौन सा केस किस बेंच को देना उपयुक्त होगा, वो उनको डिसाइड करती है। तो ये जो चीज है बहुत वेग है और इसमें कोई खास वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई, और ये बहुत ही इनके अगेंस्ट जाने वाली चीज होगी। इनके अकॉर्डिंग नहीं चल सकता, सीएम के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता वहां का हाई कोर्ट कि किसको मेरा केस देना, नहीं चल सकता ऐसा। ठीक है, अब बात हम करते हैं। देखिए अब इसमें एक स्टेप यदि आगे बढ़े, यदि क्वेश्चन ये होता कि जो जज इनके अगेंस्ट दिए हैं, ऑर्डर पास किया है या जजमेंट दिया है, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हायर कोर्ट में। लेकिन इस बात को कहना कि तुम इस जज के पास मेरा केस नहीं दो, ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है। हो सकता है जो लॉ के जानकार नहीं हो उनको लगेगा कि सही ऐसा हो, मतलब गलत हो रहा है, लेकिन ये लीगली स्पीकिंग ये थोड़ा इलॉजिकल लगता है कि ये वाले केस इसी को क्यों दिया जा रहा है। अरे उनके अगेंस्ट यदि आपके अगेंस्ट पास किया गया है उसको चैलेंज कीजिए, लीगल पॉइंट को, आपके पास इतने बड़े बड़े ऑफिसर हैं, लीगल ऑफिसर हैं, आप जो है आपके एडवोकेट जनरल हैं, आपके लॉ के जानकार होंगे, उनको हायर कीजिए और उसको चैलेंज कीजिए। अब ये क्यों कर रहे हैं कि मेरा जो केस है इस जज को दो, ये चीजें ठीक नहीं है। अब आगे देखते हैं। He has referred to the questionable land leased by the Naidu in Amravati before it was declared the site for the new capital of the state and has also alluded to the allotment of the land to the two daughters of the Justice Ramanna. अब ये कुछ लैंड डील की बात कर रहे हैं जिसमें लैंड डील में जस्टिस रमन्ना की जो डॉटर है उनका कुछ प्रॉपर्टी उसमें रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो चीज है, जज की जो बेटी है, क्या वो जमीन नहीं खरीद सके? क्या जमीन नहीं खरीद सकती है? क्या उसको वो सिटीजन नहीं है? क्या वो बाहर है जमीन खरीदने के लिए? एक क्वेश्चन तो ये आता है। अब सिर्फ इस बात से कि उनकी बेटी इन्वॉल्व है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जानबूझ करके इस जज को दे रहे हैं, ये बड़ा दूर का रिश्ता लगता है। मतलब इतना जब तक कोई सब्सटेंशियली चीज आप नहीं देंगे, या तो आप ये कह दीजिए कि जज की बेटी जमीन खरीद ही नहीं सकती, तो अलग बात है, लेकिन वैसा कह नहीं सकते। तो ये भी जो चीजें हैं कुछ खास असरदार नहीं है, उन्हीं के अगेंस्ट काम यहाँ पे हो रहा है। अब देखते हैं अक्टूबर 10 में क्या हुआ। द प्रिंसिपल एडवाइजर, अब देखिए दूसरा मैटर चेंज हो रहा है। कहता है अक्टूबर 10 द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द सीएम रिलीज द एफोरसेड लेटर टू द मीडिया। अब मीडिया को दे दिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे है। इससे पहले तो जो चीजें थी वो तो ठीक है, मीडिया को आपने दे दिया, क्या जरूरत था इसका? क्या जरूरत था इसका? इससे क्या हो गया? आप जो कन्वे करना चाहते थे माननीय चीफ जस्टिस को, वो कन्वे कर चुके थे। आपने लेटर दे दिया था, 6 तारीख को लेटर लिखा, 4 दिन बाद आपने मीडिया को दे दिया। मीडिया को क्यों दिया? क्या जरूरत था देने का? क्योंकि आप चाहते थे कि पूरा देश ये जाने कि चीजें किस तरीके से हुई हैं। आप चाहते थे कि ये बात जाने
कि जो है सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो हैं इस तरीके से इन्फ्लुएंस करने का प्रयास कर रहे हैं, और यदि ये गलत होगा तब इसका रिपरकशन क्या हो सकता है, आपने शायद आपको कोई सजेशन नहीं दिया या फिर गलत तरीके से दे दिया। जो भी हो, मीडिया में देने वाली बात जो है ये बिल्कुल अगेंस्ट द जुडिशरी है और अगेंस्ट द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यदि ये मैटर जाता है और आगे बढ़ता है और यदि एलिगेशन गलत पाया गया तो ये जो आईएएस ऑफिसर है ना, प्रिंसिपल एडवाइजर टू द सीएम, इनका तो वाट लगा देगा कोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। As the result, what was between the chief minister and the CGI has come to the public domain. Although the CGI has so far not reacted, अभी तक CGI ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया. Some state bar associations have passed resolution against the Reddy. बहुत सारे बार एसोसिएशन ने रेड्डी के अगेंस्ट जो है सीएम के अगेंस्ट उन्होंने रिजोल्यूशन पास करा, describing his letter as a blatant attempt to tarnish the fair name of the Justice Ramanna and an attempt to overawe the judiciary. तो उन्होंने कहा कि जुडिशरी को आप अंडरमाइन करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरीके से आपने इसीलिए मीडिया में दिया है। और इन्होंने बहुत सारे जो बार काउंसिल है, बार काउंसिल मैं आपको बताऊं बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इन्होंने इसमें पास किया। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बारे में इन्होंने ये लिखती हैं कि द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज आल्सो पास अ रिजोल्यूशन कंडेमनिंग रेड्डीज एक्शन इन प्लेसिंग द लेटर इन द पब्लिक डोमेन। अब ये किस बात के लिए कंडेम कर रहा है कि पब्लिक डोमेन में क्यों दिया? अरे लेटर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पब्लिक डोमेन में देने की क्या जरूरत थी? It has stated that such action by constitutional functionaries are opposed to the conventions and has a serious impact on the independence of the judiciary. Obvious सी बात है कि आप एक छोटे मोटे कोई पोजीशन पे नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं, और इस तरीके से यदि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठने वाला व्यक्ति इस तरीके से एक्ट करने लगे हैस्टली, बहुत ही जल्दीबाजी में, तो चीजें ठीक नहीं होगी और एक गलत इंप्रेशन पड़ता है नेशनली और इंटरनेशनल फोरम पे भी। However, the resolution by the Supreme Bar is not unanimous. लेकिन एट द सेम टाइम जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे दो मत हैं। यहाँ पे एक जो दुष्यंत दवे हैं, बहुत ही अच्छे लॉयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो कहते हैं कि however the resolution by the Supreme Court Bar is not unanimous as its president दुष्यंत दवे has not endorsed this. उन्होंने इसको इंडोर्स नहीं किया। क्या कहते हैं दुष्यंत दवे जी, उनको देखें। कहते हैं कि दवे is reported to have expressed the view that so far no one knows about the truthfulness or otherwise of the allegations and that truth will emerge only once there is an inquiry into the allegation. Obviously बात है, इंक्वायरी होगा तभी एलिगेशंस के बारे में पता चलेगा। Till then, according to the Dave, any resolution is premature. ये premature है, जल्दीबाजी में होगी, and would tantamount to preempting the inquiry. He goes on to say that if after inquiry the allegations are found to be false, यदि इंक्वायरी होकर के ये फॉल्स पाया गया, the Supreme Court must initiate contempt proceeding against Reddy. और उस सिचुएशन में यदि ऐसा हुआ तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग एज सुन एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनिशिएट किया जाए और ये सीएम को फिर से जो लीगल प्रोविजंस हैं, लीगल जो रेमेडी है उनके अगेंस्ट किया जाए लॉ के अकॉर्डिंग। अब ये जो चीज है ये बात बिल्कुल क्लियर इन्होंने यहाँ पे कह दिया। ठीक है, लास्ट मंथ अब कुछ और बात यहाँ पे किया जा रहा है। लास्ट मंथ अ बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय जस्टिस रमन्ना डिलीवर्ड अ जजमेंट इन व्हिच ही पास्ड डायरेक्शन इंक्लूडिंग द रिक्वेस्ट टू द चीफ जस्टिसेस ऑफ द हाई कोर्ट to head special benches to immediately hear criminal cases against MP and MLAs which are pending for decades. It also directed that the hearing should proceed day-to-day basis. अब लास्ट मंथ ही क्या हुआ है कि जस्टिस रमन्ना साहब के देख रेख में एक जजमेंट पास किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो MP MLA पे केसेस जो सालों से चल रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी निपटाइए और स्पेशल कोर्ट बनाइए। अब इसमें जो चीज है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इस पार्टिकुलर सीएम पे 30 से ज्यादा क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, दर्ज हैं, करप्शन के केसेस दर्ज हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने केसेस को वीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो अथॉरिटी है, जो जजमेंट है, उसको वीक करने के लिए ये पब्लिक सेंटीमेंट ऐसा फैला दिए कि जज जो है एक प्रेशर में आ जाए। कुछ ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इट इज बीइंग सेड इन सम सर्कल्स दैट द आंध्र प्रदेश सीएम हु इज अंडर ए स्कैनर विथ मोर देन 30 केसेस ऑफ करप्शन पेंडिंग अगेंस्ट हिम इज इरेक्ट बाय दिस जजमेंट। अब यही इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पार्टिकुलर जजमेंट पास करा गया जस्टिस रमन्ना के द्वारा, इसके कारण ये जो है परेशान थे और 30 से ज्यादा केसेस करप्शन के हैं। मैंने आपको कई बार बताया है कि यू मस्ट कम टू कोर्ट विथ क्लीन हैंड्स, और आपके हाथ स्वयं यदि खून से लगे हो तो कोर्ट मत जाइए। आप यदि किसी को बोलते हैं कि मेरा एडमिशन करा दीजिए लॉ फैकल्टी में,
और आप 10 लाख रुपया दे देते हैं और वो बंदा भाग जाता है पैसा लेकर के, और आप कोर्ट जाते हैं कि मिलॉर्ड मेरा पैसा लेके चला गया, कोर्ट क्या बोलेगा? पागल हो गए हो क्या? अपना हाथ खुद ही गंदा है और वहां से फिर आ रहे हो यहाँ बोलने के लिए, आपको रेमेडी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे 30 केसेस ऑलरेडी पेंडिंग है, वो करप्शन के हैं, बड़े बड़े करप्शन के हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लीन हैंड, बिल्कुल एकदम सात्विक आदमी है तो ये जो बोलेगा सही बोलेगा, ऐसा भी नहीं कर सकते, ये भी चीज है। तो ये चीज हो गया। It is also being said that the Justice Ramanna has been caught in the crossfire between the present and the former Chief Minister of the state, and the judiciary has been unnecessarily dragged into the unseemly controversy. ये सारी चीजें यहाँ पे अभी public domain में चल रहा है. While the timing and the property of the CM releasing the letter to the press are certainly questionable, ये कह रही हैं कि क्वेश्चनेबल है, ऐसा नहीं करना चाहिए. The letter cannot be swept under the carpet, लेकिन इसके बावजूद भी लेटर कंप्लीटली इसको इग्नोर नहीं करा जा सकता. Howsoever unwarranted the allegation may appear to be, it cannot be ignored that they have been made by one constitutional functionary against another. What is at stake is not only the prestige, independence and the reputation of the honorable judge, but also the high office of the chief minister of the Andhra Pradesh. तो ये एक तरीके से बैलेंस करने का प्रयास कर रही है और कहती है कि ये सिर्फ एक जज के प्रेस्टीज की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे सीएम के प्रेस्टीज का भी यहाँ पे बात है. लेकिन यहाँ पे ये बात ज्यादा ऐड करने वाली होनी चाहिए. यहाँ पे एक बात और ऐड किया जा सकता था कि ये जो सीएम है और जो अभी जिन पे एलिगेशन लगाया गया है, उनको यदि हम वैसे ही कंपेयर करें उस सिचुएशन में 30 केसेस करप्शन के हैं, और ऑब्वियस सी बात है जब 30 केसेस होंगे तो एक क्या कहा जाएगा, वो रिपीटेड ऑफेंडर है, तो उसका एज इट इज आप कंपेयर नहीं कर सकते. चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग जो जस्टिस रमन्ना है, दोनों का एक आसमान जमीन का अंतर है. इन पे एक भी केसेस नहीं है, इन पे 30 केस चार्जेस चल रहे हैं, बहुत सारे केसेस उसमें चल रहे हैं. तो आप ये जो चीज है, इस पार्टिकुलर चीज से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं. बट एनीवे एक्सप्रेशन का वो चीज है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है. मैं यहां होता तो जरूर ये बात ऐड करता कि ये हम इसको इक्विवेलेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का स्टेक जो है बहुत आसमान जमीन का अंतर है. अब देखिए क्या है, द ट्रूथ मस्ट कम आउट. ये भी कह रहे हैं कि ट्रूथ जरूरी है आना. हाउसएवर बिटर इट मे अपीयर टू बी, इट इज ऑफन सेड दैट सनलाइट इज द बेस्ट disinfectant. Justice Ramanna is reported to have said at a book launch function for the Justice retired R. Vanumati that the judges are self-restrained from speaking in their own defense. Obvious बात है, जज की एक कुर्सी ऐसी होती है जो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते. जजेस को भी अपने डिफेंस में लॉयर रखने पड़ते हैं, वो इनका नेचर ऑफ जॉब ऐसा है, वो नहीं बोल सकते ऐसा. फिर से इनको यदि केस लड़ना पड़ेगा तो लॉयर रिप्रेजेंट करेगा इनको, यही खासियत होती है लॉयर की. And hence they are being construed as the soft target. और इसीलिए यही कारण है कि जज अपने बारे में अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं बोल सकते, तो ये सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं लोगों के. ये भी बात सही है, जैसा कि यहाँ पे लग रहा है. He may be right, but in the current age, allegations do fly thick and fast, and the only way to clear the air is to subject oneself to an inquiry. इंक्वायरी की बात यहां पे कर रहे हैं. Those who hold high constitutional offices, especially judges, should also be ready to bear the cross if the circumstances so demand. The ball is in the CJI court. It is for him to take call whether to hold as in-house inquiry or to get the allegations examined through some retired judges of the Supreme Court, or to hold no inquiry at all. अब ये जो चीज है यहाँ पे ऑप्शंस जो यहाँ पे मैंने आपको बताया, इस पार्टिकुलर केस में ये कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ये एलिगेशन लगाया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें चला, और उसके बाद जो है उन पे कंटेम्प्ट लगाया गया. हालांकि उनको 1 रुपया की देने की बात करी गई, उसके बारे में ये पैराग्राफ में लिखा गया है. और लास्ट में कहती है कि इफ द एलिगेशंस आर फाउंड टू बी फॉल्स. अब ये भी ये बात कह रही है कि यदि ये गलत पाया जाता है, if the allegations are found to be false, frivolous or motivated, they certainly would call for initiation of contempt proceeding against him. But then there has to be a prima facie inquiry first. Let no one get a feeling that when it comes to its own, the Supreme Court is reluctant to act. And let Bhushan also not get the feeling that he was a soft target. अब ये तो पूरा चीज समझ में आ गया. अब कुछ और चीज मैं आपको बताता हूं इस आर्टिकल के अलावा. अभी रिसेंटली कल के न्यूज़पेपर में एक आया था कि एक मेजर जनरल बनने वाले थे, उनका प्रमोशन होने वाला था, और कोई जानबूझ करके उनके वाइफ के नाम से उन पे एलिगेशन लगा दिया कि ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, ऐसे वैसे बहुत तरीके की चीजें होती.
जब प्रमोशन की बात आती है तो पॉइंट दिया जाता है हर चीज के लिए, आपका जो ऑफिशियल काम है उसके लिए, आपका फैमिली रिलेशन जैसा है उसके लिए, आप सोसाइटी में कितने अच्छे हैं उसके लिए, तमाम तरीके के पॉइंट्स होते हैं। अब ये जो एलिगेशंस लगा दिया गया वाइफ के द्वारा, तो ऑब्वियसली उनका पॉइंट कम हो गया और इसके कारण दूसरा जो व्यक्ति था जो सेम रैंक पे था उसको प्रमोट कर दिया गया। लेकिन जब मैटर गया मिनिस्ट्री के पास तो ये पता चला कि जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो फ्रिवलेस थे, मतलब उनकी वाइफ कभी लगाई ही नहीं, तो कोई दूसरा वाइफ बन करके लगा दिया उनपे ताकि उनका प्रमोशन रुक जाए। ऐसी चीजें हुई है, ठीक है। कई बार आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास अभी अभी 5-10 दिन पहले की न्यूज है जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट जज जो थे उनका प्रमोशन हाईकोर्ट में होना था, लेकिन फिर वहां पे उनकी वाइफ किसी तरीके से करके एलिगेशन लगा दिया कि इस तरीके से इनका बिहेवियर सही नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आपको जाने के लिए हर चीज हर टेस्ट पास करना पड़ता है, हर दायरे में आपका जो है अच्छा होना चाहिए बिहेवियर, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट जज को नहीं किया गया प्रमोट और ऐसा चीज लगातार देखे जा रहे हैं। लगातार कोई भी व्यक्ति जब प्रमोट होने को होता है तो कोई ना कोई सबसे बेस्ट तरीका क्या है, किसी ना किसी लड़की को कुछ पैसा दे दो और उसके बाद वो एलिगेशन लगा दे कि ये मेरा मोलेस्टेशन किया है, ये किया वो किया है। अरे कुछ हो या ना हो, चार्जेस बाद में प्रूफ होंगे, सबसे पहले उनका क्या हो जाएगा, प्रमोशन रुक जाएगा। ये सबसे बड़ी बात जो है वो बहुत ही पीड़ादायक है और मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि ये केसेस जो कि रैम्पेंट चल रहे हैं, आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल आपको मिल जाएंगे जो चीजें इस तरीके से हुई है। तो इनका भी अभी न्यू चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हो सकता है कि कोई और भी एंगल हो सकता है इसमें, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊं कि यदि ये इंक्वायरी ऐसे होने लगे हर केस में तो हर दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, सबसे पहले एलिगेशन लगा देगा और एलिगेशन लगाएगा और इंक्वायरी होने में करीब सालों लगेंगे और साल भर उसका जो है फिर वो केस ना ले, साल भर जो है उसका प्रमोशन ना हो, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये मी टू वाला जो कंसेप्ट चला था ना, मी टू वाला, उसमें भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें 50 साल पहले बोला गया कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद लगा दिया गया। और इस तरीके से लोगों को हायर करके कि हाँ जी तुम मी टू कैंपेन कर दो, ये इतना पैसा, इस तरीके से चीजें बदली गई। तो ये जो चीज है इसका भी एक हमें नजर रखना पड़ेगा कि ये तमाम चीजें हो सकती है इस पार्टिकुलर केस में भी, क्योंकि ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। तो इंक्वायरी हर केस में कराना, मैं पर्सनली स्पीकिंग, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि हर केस में यदि कराने लगे तो हर दूसरा व्यक्ति, आज ये सीएम ने किया कल दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, और हर कोई अपने अकॉर्डिंग क्या करेगा, एलिगेशन लगा के छोड़ देगा। और एलिगेशन का क्या रिजल्ट आएगा वो बाद में देखा जाएगा, साल 2 साल के बाद आएगा। लेकिन अभी तो जो नुकसान होगा वो तो इंस्टेंट नुकसान होगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इंक्वायरी कराए, चीफ जस्टिस को अब कॉल लेना है कि उन्हें क्या करना है नहीं करना है, जैसा भी हो, तो खैर वो अलग बात है। तो इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम यही समझने का प्रयास किए हैं। आप लोगों में से किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है तो ये लेक्चर अभी कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। जिनको क्वेश्चन पूछना है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ बताना चाहें तो कर सकते हैं। शॉर्टली 10-15 मिनट के लिए हम आपको समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक्चर अभी खत्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद उसमें कर लेंगे हम लोग।